नमस्कार, मैं विजय शर्मा पॉजिटिव ड्रीम यूट्यूब चैनल से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। समय समय पर कामयाबी की परिभाषा बदलती रही, समय समय पर इसकी ज़रूरतें बदलती रही। एक स्टीवन आर कोवे ऑथर हुए हैं जिन्होंने किताब लिखी है 7 हैबिट ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल्स। ये किताब का एक इतिहास है। राइटर ने 3000 से ज़्यादा आदमियों का इंटरव्यू लिया, फेस टू फेस मिला जो कामयाब आदमी थे। कामयाब ये नहीं कि पैसे कमाए हुए थे या फैमिली सुखी थी या और जीवन में किसी क्षेत्र में कामयाब थे, बल्कि वो थे हर क्षेत्र में कामयाब थे। उन 3000 आदमियों को मिला और उनके इंटरव्यू लिए, उनके विचार जाने। उसके बाद 3 साल उन जो जानकारियां ली थी उनका अध्ययन किया। पहले 3000 आदमियों से मिलना, फिर 3 साल तक उनका अध्ययन करना, उसके बाद ये किताब लिखी। ये किताब आज भी MBA के हार्वर्ड सब यूनिवर्सिटियों में इसके कोर्सेज करवाए जाते हैं। मैं किताब की पब्लिसिटी के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। मैं तो जो उसके गुण हैं, 7 हैबिट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करने के लिए आपके पास आया हूँ। कोवे ये लिखते हैं कि पहली आदत, सबसे पहले कामयाब आदमी प्रोएक्टिव होते हैं। एक होते हैं प्रोएक्टिव, एक होते हैं रिएक्टिव। प्रोएक्टिव वो होते हैं जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहते हैं, और रिएक्टिव वो होते हैं जो सर्कल ऑफ कंसर्न में रहते हैं। प्रोएक्टिव ये कहते हैं ये मैं कर सकता हूँ, हालात कैसे भी हों ये मैं कर सकता हूँ, उसका रास्ता खोजते हैं। और जो प्रोएक्टिव होते हैं वो तो खोजते हैं, परंतु जो रिएक्टिव होते हैं वो रिएक्टिव कहते हैं ये मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैं ये पढ़ नहीं पाया। क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि मेरे माता पिता न पढ़ते। इसका मतलब तो ये है कि जिनके माता पिता नहीं हो, पढ़ ही नहीं सकते। अनपढ़ की तो बात ही छोड़ दो। अब्राहम लिंकन की मां जन्म देते ही मर गई थी, बाप बिल्कुल अनपढ़ था, पर क्वालिफाइड हुआ और अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। वो बहाने बनाते हैं, कभी कहेंगे ठंड बहुत है, गर्मी बहुत है, यहां हम रहते हैं वहां का माहौल ठीक नहीं है। आप क्या जानते हैं मनमोहन सिंह जी कहां पढ़ते थे? अमृतसर में। यहां पर खोती आता कहते हैं, यहां पर कॉम्प्लेक्स की म्यूनिसिपैलिटी की लाइट उसके नीचे पड़ते थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, मेहनत से बने। बहाना नहीं खोजा, रिएक्टिव नहीं थे, वो समाज से बदला नहीं ले रहे थे, वो किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, अपना काम कर रहे थे। और जो प्रोएक्टिव होते हैं वो हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढते हैं, थैंकफुल एटीट्यूड रखते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम BC 1200, बिफोर क्रिश्चियनिटी, 1200 साल पहले पैदा हुए। तो ऐसे एक संत थे, वो परमात्मा से रोज मिलने जाते थे। नबी थे, मुसलमान नबी कहते हैं, हम संत कहते हैं। परमात्मा को मिलने जाते थे। एक दिन, ये सबको पता था, एक दिन जब वो जा रहे थे तो एक बहुत अमीर आदमी मिला। बोला भी आप परमात्मा को मिलने जा रहे हो? बोला हाँ जी। बोला फिर मेरा एक काम करना। बोला बताओ। बोला उसको कहना मुझे देना बंद कर दे, मेरे पे बहुत आ गया, धन दौलत पैसा सब कुछ मेरे पे, अब मेरे को देना बंद कर, किसी और को दे। संत किसी बात पे रिएक्ट नहीं करते, ठीक है जी कह दूंगा जाके। जब आगे गए तो आगे एक भिखारी बैठा हुआ था जिसके शरीर पे एक कपड़ा था। उसने कहा भाई जब इसका मैसेज दे रहे हो तो मेरा भी मैसेज दे देना। कुछ लोग देखा देखी काम करते हैं, अपने दिमाग से नहीं करते, देखा देखी करते हैं। तो उसने कहा भाई तेरा क्या है? बोला उसे कहना इसको इतना दिया, मुझे कुछ तो दे, मेरे पास ना खाने को है ना पहनने को है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, मुझे दे। बोला ठीक है। हजरत मूसा ने ऐसे ही जाके परमात्मा को कह दिया कि 2 बंदों के ये है काम, एक ने तो कहा मुझे देना बंद कर दे, एक ने कुछ तो मुझे दे।
तो उसने कहा, अल्लाह ताला ने कहा, देखो भाई, जिसने कहा मुझे ना दे उसको कहना वो मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर दे। मैं जो कुछ देता हूं उसका शुक्रिया अदा करता है वो, तो और बढ़ के देना पड़ता है, बढ़ा के देना पड़ता मुझे तो। और जो कहता मुझे मिला नहीं उसको कहना शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, मैं उसे देना शुरू कर दूंगा। इसके पीछे मकसद क्या है? अप्रोच पॉजिटिव, प्रोएक्टिव, कि जो कुछ मिल रहा उसका शुक्रिया अदा करो। उसने आकर ऐसे ही कह दिया, पहले को कहा भाई, उसने कहा है अगर तूने कम लेना है तो शुक्रिया अदा करना बंद कर दे। उसने कहा देखो मियाँ, ये तो मैं नहीं कर सकता। अरे जब दे रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करना तो बनेगा, और मैं करता हूं। बोला करता तो फिर तुझे मिलता ही रहेगा। अब दूसरे पे गया, बोला जी मैंने कहा था। उसने कहा शुक्रिया अदा करना शुरू कर, तेरे को मिलना शुरू हो जाएगा। बोला किस बात का शुक्रिया अदा करूं मैं, मेरे को दिया ही क्या इसने? कंप्लेंट। ये कंप्लेंट थी दूसरे आदमी की। हमेशा जो आदमी कंप्लेंट करता रहता है वो कभी कुछ नहीं पाता, कभी कुछ नहीं पाता। यदि पाना है तो आदर करना सीखो, थैंकफुल एटीट्यूड रखो, ग्रेटिट्यूड रखो। इतना कह रहा था, बहुत जोर से हवा आई, उसके शरीर पे एक कपड़ा था वो भी उड़ गया। वो फिर गालियां देने लगे, क्योंकि जो आदमी क्रिटिसाइज करता है उसे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। वो सर्कल ऑफ कंसर्न में रहता है कि मैं इसमें हूं, मैं नहीं बदल सकता, तुम्हें बदलना तो बदलो, मैं नहीं बदलूंगा। और जो प्रोएक्टिव होते हैं वो हर स्थिति में कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। आप सबको पता है हमारे हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोरोना हुआ था, हाहाकार मच गई थी, लाखों लोग मारे गए थे, और दुनिया में ये चर्चा थी कि हिंदुस्तान अब तबाह हो जाएगा, क्योंकि इनके पास मेडिसिन भी नहीं है, सुख सुविधाएं भी नहीं है, पैसा भी इतना नहीं है। परंतु हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रोएक्टिव हैं, थे, आज भी हैं। उन्होंने जी जान लगा दी, मेडिसिन बनी भी, हिंदुस्तानियों को भी 3-3 4-4 इंजेक्शन लगे, और दुनिया भर में सप्लाई किया, और हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई वर्ल्ड लीडर बनने की। और ये प्रोएक्टिवनेस से बनता है। जो आदमी प्रोएक्टिव होता है उसके साथ परमात्मा भी मदद करता है, जो प्रोएक्टिव नहीं होता उसकी कोई मदद नहीं करता, खुद अपना ही दुश्मन होता है। कुछ लोग जो नेगेटिव होते हैं, जो रिएक्टिव होते हैं, उनके सामने मौका आ भी जाए तो मौका खो देते हैं। उनको पता नहीं लगता कि हमारे सामने मौका, क्योंकि आंखों पे, दिल में, दिमाग में एक ही झिल्ली चढ़ी होती है कि सब ने मेरे साथ नाइंसाफी की, सब ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। एक बार एक बादशाह ने कहा कि मैं उस आदमी से अपनी लड़की की शादी कर दूंगा जो लड़का दिमागदार भी हो और ताकतवर भी हो। अब उसके लिए उसने एक परीक्षा रखी। पहले राजा महाराजा ऐसे ही करते थे। तो बाड़े में 3 बैल थे, बाड़ा कहते हैं जहां पशु बांधे जाते हैं। तो उन्होंने एक बैल छोड़ा, वो बैल बड़ा भयानक था। एक लड़के ने हाथ कहा जी मैं पकड़ूंगा बैल को, और जब बैल को पकड़ने के गया तो बैल को देखा, बैल की लाल आंखें, बड़ा तगड़ा शरीर, तीखे सींग, और जब दौड़ के उसकी तरफ आया तो और डर के पीछे हो गया, एक बैल निकल गया। फिर मंत्री ने कहा मैं दूसरा बैल छोड़ूंगा, उसके लिए तैयार रहना। उस लड़के ने कहा दूसरा तो मैं पकड़ ही लूंगा, जरूरी नहीं इतना ही बड़ा हो, हल्का होगा पकड़ लूंगा। पर जब दूसरा बैल छोड़ा गया तो भाई दूसरे बैल उससे भी तगड़ा था। अब उसने तरकीब सोची कि बैल की पूंछ पकड़ लूंगा, सींग ही तो तीखे हैं। जब तीसरा बैल छोड़ने के लिए कहा मैं तीसरा बैल छोड़ रहा हूं, जब मंत्री ने तीसरा बैल छोड़ा तो दौड़ के पीछे गया तो बैल की पूंछ ही नहीं थी। सारी अपॉर्चुनिटी खत्म होगी, सारी अपॉर्चुनिटी खत्म होगी। इसलिए जो रिएक्टिव हैं वो यही कहते हैं कि राजा ने जानबूझ के बैल ऐसे बनाए थे, राजा ने जानबूझ ये किया था। पर अगर ताकत है तो पकड़ो ना, आगे डरो क्यों? दूसरा, बिगिन विद द एंड।
दुनिया में जो भी चीज़ बनी है वो दो स्टेज में बनती है। पहली दिमाग में बनती है, दूसरी धरती पे बनती है। यदि हम दिमाग में उस चीज, जैसे राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने सोचा को ऐसा मशीन बनाई जाए जिसमें आदमी आसमान में उड़ जाए, आसमान में घूमता फिरे, जैसे पंछी उड़ते हैं, हम भी तो उड़ सकते हैं। तो मशीन पहले दिमाग में बनी, फिर जब बन गई तो लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया कि मशीन ऐसी कोई होती भी है। अखबार ने छापा कि राइट ब्रदर्स ने ऐसी मशीन बनाई है जिसमें आदमी बैठ के उड़ सकता है। तो बड़ा विरोध हुआ, बोला ऐसी कोई मशीन होती नहीं। अगले दिन अखबार वालों को, न्यूज़पेपर वालों को माफी मांगनी पड़ी कि हमने गलत खबर छाप दी। असली में खबर ठीक थी, लोग उसको मानने को तैयार नहीं थे। क्योंकि जब भी कोई चेंज आती है तो हम तो मान लेते हैं, परंतु दुनिया नहीं मानती, दुनिया बिल्कुल नहीं मानती। इसलिए जो चीज पहले दिमाग में बनेगी वही धरती पे बनेगी। मैंने इंजेक्शन का भी जिक्र किया, पहले दिमाग में बना कि इंजेक्शन बनेगा ऐसा, उसका ये असर होगा, उसका ये, फिर बन गया। और लेटेस्ट जो है, महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो उससे एक दिन पहले या उधर रात को या उधर सवेरे मन में क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं मन मन में खेलता हूं, कैसे हिट करूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, और फिर मैं जब खेलता हूं तो वैसे ही होता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यहां लागू होता है कि जिसको हम अट्रैक्ट करते हैं वैसा ही हो जाता है। ये लॉ ऑफ कंसर्न है, जिससे हम जुड़ जाते हैं वैसा ही होना शुरू हो जाता है। इसलिए माय डियर, जिस चीज को बनाना है उसको पहले दिमाग में क्रिएट करो। कोवे यही कहते हैं, जब तक दिमाग में क्रिएट नहीं हुई धरती पे तो आएगी ही नहीं। तीसरा, पुट फर्स्ट थिंग फास्ट। जब हमको गोल सेट करते हैं, कोई भी हम गोल सेट करते हैं, तो उसमें में कामयाबी के लिए प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। ये नहीं कि पहले वो कर लेंगे, पहले ना, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है पहले वही तो करनी पड़ेगी। यदि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो पहले स्टडी करेंगे, ये नहीं कि साइंटिस्ट बनने के बाद स्टडी कर लेंगे, ये नहीं कि पहले लैंडर डाल लें बाद में दीवारें खड़ी करके मकान बना लेंगे, नहीं, हर चीज प्लानिंग से होगी। आप बहुत से बच्चे कहते हैं भाई पहले फैमिली, पहले प्लानिंग फिर फैमिली, नहीं, एजुकेशन, करियर, फैमिली देन प्लानिंग। आप कुछ आदमी प्लानिंग पहले कर लेते हैं, बच्चे 30-30, 40-40 साल तक पैदा नहीं होते, उसके बाद पैदा होने बंद हो जाते हैं। आप जो भी करो, जो चीज पहले है वही करो। जो नेचर ने कहा है नेचर के साथ चलो, नेचर के परे मत चलो। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, थिंक विन विन, तुम्हारा भी फायदा हो मेरा भी फायदा हो। अब तक ये प्रिंसिपल रहा है कि एक की हार दूसरे की जीत है, एक की हार दूसरे, नहीं नहीं नहीं, ये तो है ही, ये तो ऐसा कंपटीशन पैदा करता है, दुश्मनियां हो जाती हैं। आप देख नहीं रहे, रोज मर्डर हो रहा है प्रॉपर्टी मामले में, दुनिया भर में झगड़े फैल रहे। इसीलिए अगर हम ये सोच के चलें कि तू भी जीत और मैं भी जीतूं, और ये कामयाब फार्मूला है, और मैंने अपनी लाइफ से लगा के देखा। जैसे अदानी गैस ने अरबों रुपए लगाए और घर घर में कनेक्शन दिया, और 200, 300 रुपए पे कनेक्शन दे रहा है, दिया भी है। वो ये बता रहा है कि तुम 1000 का सिलेंडर लेते थे, मैं तुम्हें 300 में वो दे रहा हूं, गैस 400 में दे रहा हूं, तुम भी जीत रहे हो और मैं भी जीत रहा हूं, विन विन सिचुएशन। रिलायंस ने पहले 1 साल 2 साल तक इंटरनेट कनेक्शन फ्री दिया, जीतो। ये बिजनेस स्टडी है, मैं ये नहीं कहता सारे करो, पर हां ये बिजनेस टेक्निक है। आप सामने वाले को जचाओ कि मैं तुम्हारे फायदे में हूं, मैं तुम्हारे लिए फायदेमंद हूं, जब भी इस बात को मानेगा। जब वो मान लेगा तुम भी कामयाब हो जाओगे, वो भी कामयाब हो गया। अगला है, पहले सामने वाले की बात सुनो, जो 5वां है, सुनो समझो फिर जवाब दो। हमारे साथ क्या होता है, हमें कोई कुछ कहता है तो हम उसका जवाब तैयार करना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। आप सुनो बात को
ऑथर के बेटा उसकी बात नहीं मानता था, वो कहता था, वो उसकी बात सुनता नहीं था। उसने प्रॉब्लम अपने दोस्त को बताई कि देखो यार, मेरा बेटा मेरी बात सुनता है, मानता नहीं है। बोला तुम उस दोस्त ने कहा कि पहले तुम उसकी बात सुनो, समझो, तुम अपना जवाब दे रहे हो सकता है उसकी प्रॉब्लम सेम ना हो जो तुम्हारी थी। हमसे को पूछता, हम जट अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, ये ठीक है हम अपना ही बताएंगे, परंतु हो सकता है उसका एक्सपीरियंस अलग चाहिए हो, उसका ट्रीटमेंट ही अलग हो कोई। इसलिए पहले उसकी पूरी बात सुनो, सुनने के बाद उसका जवाब दो। ऐसे नहीं कि सुना और चेंज कर दिया। एकदम रिप्लाई नहीं देना, सोचो समझो फिर रिप्लाई दो। लोग सुनते नहीं है, पहले बोलना शुरू कर देते हैं, कहते पहले तो मेरी सुन। कोई उसकी बात पूरी नहीं होती, पहले तो मेरी सुन, उसके बाद वो जवाब देते। आधा कच्चा जवाब होता है, वो आदमी कामयाब नहीं होते। जवाब सुनने सोचने के बाद दें। अगला है छठा, सिनर्जी। एनर्जी से सिनर्जी है। आप सिनर्जी को ऐसे समझिए कि तालमेल बैठाना। यदि आप तालमेल बैठाना सीख जाते हो तो यकीन मानिए कामयाब हो जाएंगे। जैसे टाटा की गाड़ियां पहले फ्लॉप थी, चलती नहीं थी, इसका शेयर भी बहुत डाउन था। अब टाटा ने इसको दूसरी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन किया, जो बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं, उनकी टेक्नोलॉजी और अपनी मैकेनिज्म दोनों मिला के बढ़िया गाड़ी बनानी शुरू की। अब गाड़ियां बहुत बिक रही हैं उसकी। टाटा ग्रुप तरक्की में जा रहा है। इसको कहते हैं सिनर्जी। एक आदमी के एक आइडिया है, दोनों एक काम कर रहे हैं, दो मिलेंगे दो हो जाएंगे, तीन मिलेंगे तीन हो जाएंगे। परंतु इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, इन सब फार्मूलों में सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। यदि आप नेगेटिव होते हैं तो यकीन मानिए ये सारा का सारा जो मैंने बताया सारा का सारा बेकार है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सातवां है, शार्प दासा। आरी का दांते रोज तेज करो, रोज नई नई जानकारियां हासिल करो, नए नए वीडियोस देखो, नए नए लोगों से मिलो, ताकि जानकारी आपकी बढ़े। यदि आप अपने तक ही सीमित रहेंगे तो आपकी जानकारियां वही रह जाएंगी जो आपके पास है, जो आ गई हैं। आपके पास किताबी ज्ञान भी होना चाहिए, फिजिकल फिट भी होना चाहिए, अध्यात्म भी होना चाहिए। आप सारी चीजों को मिलके तभी प्रोएक्टिव बन सकते हो, तभी आगे बढ़ सकते हो। अब और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने ये अमीर आदमी हुए, कामयाब हुए, ये सारे परम सत्ता के साथ बड़े विश्वास से जुड़े हुए थे, बड़े विश्वास से जुड़े हुए थे, उस पर पूरा यकीन करते थे, परमात्मा पे। ये तो मान लो कि परमात्मा है, जिसने नहीं देखा उसकी कमजोरी है, और अदरवाइज परमात्मा सबको दिखता है, बिल्कुल दिखता है। और मैं इसे बड़े यकीन से कहता हूं कि परमात्मा है और नजर भी आता है। थॉमस एल्वा एडिसन ने फैक्ट्री बनाई, एक दिन फैक्ट्री में आग लगी, सब कुछ राख हो गया। उसने अपने लड़के को बोला, जाओ बेटा आओ, अपनी माँ को बुला के लाओ। बोला क्यों? बोला तेरी माँ ने शायद इतनी बड़ी आग कभी देखी नहीं जीवन में, इतना बड़ा राख का ढेर देखा नहीं। जब उसकी माँ आई तो बेहोश हो गई, उसे पानी के छींटे मार के खड़ा किया। बोला देखो कमाल कर रहे हो, ये तो अच्छा हुआ हमारी गलतियां सारी जल गई, जो रिकॉर्ड थे ये बेकार रिकॉर्ड थे, सारे जल गए, कल से नया काम शुरू करेंगे। और आई एम कमिंग एट 10, मैं 10 बजे आ रहा हूं फैक्ट्री में, और आके उन्होंने बिजली बनाई सेम डे। ये परमात्मा में भरोसा है। इंडिया में महाराजा रणजीत सिंह हुए हैं, जो एक बड़े युग पुरुष हुए। एक बार सतलुज नदी में पार जाना था, हमला करने के लिए समय तय था, पर उस दिन सतलुज नदी में बाढ़ आई हुई थी। पर महाराजा रणजीत सिंह हैं जिन्होंने स्वर्ण मंदिर अमृतसर पे जितना सोना लगा था अपने खजाने से दिया था। उसे अपने गुरु पर, अपने परमात्मा पर बहुत भरोसा था। उसने कहा ऐसा है, मैं अरदास करता हूं परमात्मा से, और पहले घोड़ा मैं डालूंगा नदी में, अगर मैं बह गया तो तुम मेरे पीछे मत आना। फौज को कहा अगर मैं गया फिर वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
अरदास करके, जो सिख धर्म के मुताबिक अरदास है, वो अरदास करके और उन्होंने घोड़ा अपना सतलुज नदी में डाला और घोड़ा पार गया। यदि आप अपने परमात्मा पर, सृजनहार पर, क्रिएटर पर भरोसा रखोगे तो आपके साथ ही खड़ा है। ये 7 आते हैं, ये सातों के सातों डाल लो और लास्ट वाली डाल लो, 6 अपने आप ही आ जाएंगी। आप परमात्मा में भरोसा करना सीखिए। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लागू होता है, जब प्रेयर करते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी लागू होता है, और ये हर तरह से आपको कामयाब कर देगा। और आखिर में मैं यही कहूँगा, यदि जीतना है तो अपनी आदतें बदल डालो, नहीं तो दुनिया आपको बदल देगी और आप किसी लायक नहीं रहेंगे। नमस्कार।